हेलो व्यूवर्स, तो कैसे हैं आप सब। आज की हमारी स्टोरी है हर सास पहले एक माँ होती है। आभा ने काव्या की बात तो मान ली और अब दोनों में एक समझदारी का तंतु जुड़ता जा रहा था। रिश्ते तब बनते हैं जब उनको संभाल कर रखा जाता है। आभा ने काव्या को समझाया तो एक बार ही काव्या को कुछ समझ नहीं आया कि दीदी किस बारे में बात कर रही है। आभास को गए हुए अभी एक सप्ताह ही तो हुआ है, आ जाएगा जब उसका गुस्सा उतर जाएगा। और माँ जी तो उससे रूठ कर नहीं गई हैं। इसके पहले भी तो माँ जी 2-3 दिन के लिए अपनी बेटी के घर चली ही जाती थी। बस कुछ दिन को मन बहलाने ही तो गई हैं। देखती हूँ उनकी लाडली बेटी कब तक अपनी माँ को अपने घर में रखती है। 2 दिन में सबकी अक्ल ठिकाने लग जाएगी। सोचकर काव्या ने टीवी ऑन कर लिया, पर मन में बार बार आभा की बातें घूम रही थी कि इस बार माँ जी को काव्या के व्यवहार से बहुत तकलीफ हुई है। वह अब कभी काव्या के पास नहीं जाना चाहेंगी, ना आई मेरी बला से। काव्या ने सोचा, फिर अपने लिए एक कप चाय बनाकर बालकनी में टहलने चली आई थी और बाहर पार्क की तरफ देखने लगी थी। देखते देखते वह जैसे अपनी गलती का मूल्यांकन करने बैठ गई। शादी के बाद जब वह आभास के साथ कुछ दिन ससुराल में रहकर नवी मुंबई आई थी, तब यह छोटा सा फ्लैट और यह बालकनी उसे किसी स्वर्ग से कम नहीं लगा था। उसका ससुराल उत्तर प्रदेश के एक गांव समरपुर में था और मायका सीतापुर में। पहली बार बड़े शहर आकर वह अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रही थी। साथ ही जब वह अपनी सहेलियों से आभास की और अपनी किस्मत वाली होने की बात सुनती तो उसे खुद पर नाज होता था। अब काव्या खुद को सबसे एक बित्ता ज़्यादा समझने लगी थी। शादी के 1 साल तक सब कुछ ठीक चल रहा था। आभास सुबह 9 बजे ऑफिस निकल जाता और फिर शाम 6 बजे तक काव्या के जो मन में आता वो करती रहती थी। खाली समय में अक्सर इधर उधर करती थी। कभी सहेलियों के बतियाती, कभी फेसबुक पर अपनी फ़ोटो डालकर सबके तारीफ़ों के कमेंट सुनकर खुश होती, कभी पास के मॉल में जाकर कुछ शॉपिंग कर आती। इतनी स्वतंत्र तो वह मायके में भी नहीं थी। शाम को आभास के आने से पहले सज धज कर तैयार हो जाती थी। दिन भर का थका मांदा आभास अपनी नई नवेली पत्नी का खिला खिला चेहरा देखकर खुश हो जाता था। अक्सर रात के खाने के बाद दोनों हाथों में हाथ डाले दूर तक निकल जाते थे घूमने के लिए। शनिवार रविवार को आभास की छुट्टी होती तो सीलावासा में रहने वाली आभास की बड़ी बहन यानी काव्या की ननद के घर हो आते थे, तो कभी मूवी का प्रोग्राम बन जाता। कुल मिलाकर मधुमास सी जिंदगी जी रही थी काव्या। उसे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। अचानक एक दिन काव्या को सपनों पर तुषारपात हो गया। जब गांव से खबर आई कि उसके ससुर जी यानी आभास के पिता का अचानक हृदयाघात की वजह से निधन हो गया। आनंद फानन में काव्या, आभास और उसकी ननद आभा और उसके पति विकास दोनों बच्चों के साथ गांव को जल्दी जल्दी रवाना हो गए थे और किसी तरह बाबूजी के अंतिम दर्शन कर पाए थे वो लोग। बाबूजी के यूँ आकस्मिक मौत से माँ जी बिल्कुल टूट गई थी। दुख तो आभास और आभा को भी बहुत हुआ था, पर पति के असमय साथ छोड़ जाने का दुख कितना दर्दनाक होता है यह माँ जी से बेहतर कौन जानता था। इस उम्र में जब जीवन साथी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, तब बाबूजी माँ को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए थे। मितभाषी और सरल स्वभाव की माँ को आभास और आभा ने बचपन से बाबूजी की परछाई की तरह ही साथ रहते देखा था। अपना दुख सिर्फ पति से बांटने वाली माँ अब बिल्कुल मौन हो गई थी। 13वीं के बाद जब सब वापस जाने की सोच रहे थे, तो उस रात माँ जी के सोने के बाद आभास और आभा ने निश्चय किया कि अब गांव में माँ जी को अकेले छोड़ना ठीक नहीं होगा। अतः वह आभास के साथ जाएंगी और वहीं पर रहेंगी। आभा इस बात से आश्वस्त हुई कि अब उसका माँ से मिलने का जब भी मन करेगा वह उनसे भाई के घर जाकर मिल लिया करेगी। वह सब अपनी बात रख रहे थे और इधर काव्या का मन एकदम सा बूझ सा गया था और उसे बखूबी पता था कि अब वह मुंबई में पहले की तरह नहीं रह पाएगी। उसकी अब आज़ादी ख़त्म हो जाएगी। भला सास के रहते बहू कैसे स्वतंत्र रह सकती है, परंतु काव्या ने अपनी मन की बात किसी पर जाहिर नहीं होने दिया।
और सास को साथ ले जाने की तैयारी में जुट गई। वैसे भी आभास रिश्ते निभाने में बहुत माहिर था। उसके लिए रिश्ते से बढ़कर कुछ भी नहीं था। माँ जी को लेकर जब वह लोग मुंबई पहुँचे तो उस रात सब आभास और काव्या के घर रुक गए थे। उसकी ननद आभा ने ही खाना बनाया। सब माँ को किसी तरह बहलाने की कोशिश कर रहे थे और इधर काव्या यह सोचकर परेशान थी कि अब वो खुलकर नहीं रह पाएगी। कदाचित काव्या को अभी व्यक्तिगत स्वार्थ के आगे कुछ सूझ ही नहीं रहा था। 2 दिन काव्या के घर रहकर आभा और विकास जब बच्चों के साथ अपने अपने घर चले गए तो घर एकदम खाली खाली सा लगने लगा। इसके पहले भी काव्या ज़्यादा दिन तक अपनी सास के साथ नहीं रही थी, सो उनके स्वभाव और रुचि के बारे में कुछ पता नहीं था और ना ही उसे सास में उनकी ज़िंदगी में कोई रुचि थी। उसे सिर्फ अपनी खुशी से मतलब था। काव्या के इस तरह सोचने और व्यवहार करने का एक कारण यह भी था कि उसकी माँ ने अपनी सास से बहुत दुख उठाए थे और काव्या ने ये बखूबी देखा था। जब दादी माँ को बहुत सताती और काव्या अपनी माँ को चुपचाप रोते और सहते हुए देखती, तभी से उसके मन में यह बात बैठ चुकी थी कि सास अच्छी नहीं होती। काव्या ने सोच लिया था कि वह कम से कम अपनी सास को खुद पर हावी नहीं होने देगी। इसीलिए शुरू दिन से ही सास से दुर्व्यवहार करना, पलटकर जवाब देना और उनसे एक दूरी बनाकर रखना उसने शुरू कर दिया था, ताकि माँ जी अपनी हद में रहे और काव्या अपने मन की कर सके। शुरू में तो आभास को पता नहीं चला, पर कुछ ही दिनों में वह नोटिस करने लगा था कि काव्या माँ के पास ज़्यादा देर तक बैठती नहीं है और बस अपने काम से काम रखती है। पहले उसने इशारों से फिर बोलकर काव्या को समझाने की कोशिश की, फिर डायरेक्ट कहने लगा कि उसे थोड़ा वक्त माँ जी के साथ बिताना चाहिए। बाबूजी के जाने के बाद वह कितनी अकेली हो गई है, पर काव्या सुनकर भी अनसुना कर देती। माँ जी दिन भर चुपचाप अपने कमरे में पड़ी रहती। शाम को जब आभास आ जाता तब उन्हीं के पास बैठता। तब से रात सोने से पहले माँ के आसपास ही रहता, जो काव्या को एकदम पसंद नहीं आता था। जितना आभास अपनी से अच्छा व्यवहार करता, काव्या उतना ही उनके साथ रूखा बर्ताव करती जाती। रात को जब आभास उसके पास आता तो ताना कसती कि अभी मेरे पास क्यों आए हो, माँ के पास ही रहो। तो आलोक समझाता, देखो काव्या, बाबूजी के जाने के बाद माँ नितांत बहुत अकेली हो गई है। माँ जी को बाबूजी की कमी बहुत ज़्यादा खलती है। वो अकेली अकेली रह करके पागल सी हो जाएंगी। तुम्हारा यूँ नाराज़ होना ठीक नहीं। तो काव्या खींच कर कहती, अगर जानती तुम बदल जाओगे तो तुमसे शादी ही नहीं करती। तुम्हें तो सिर्फ अपनी माँ से मतलब है, मैं तो जैसे कुछ हूँ ही नहीं तुम्हारे लिए। आभास को समझ नहीं आता कि वह काव्या को कैसे समझाए। उस दिन आभा भी आई हुई थी। माँ जी उसके और बच्चों के आने से बहुत ज़्यादा खुश थी। सभी आभा ने उनसे कहा, मैं तो थोड़ी देर में चली जाऊंगी काव्या। पीछे से माँ एकदम अकेली पड़ जाएगी काव्या, तुम थोड़ा इनसे बातचीत करते रहो और थोड़ा माँ का ख्याल रखा करो काव्या। बस दिनों से खुद को रोकते रोकते काव्या फट पड़ी। बाबूजी के बाद यह सब नाटक चल रहा है। मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई है एकदम से। आभास भी दिन भर माँ 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 का ही रट लगाए रहते हैं। ऐसा लगता है माँ जी नहीं, मैं विधवा हुई हूँ। आप दोनों को मुझसे इतनी शिकायत है तो माँ जी को ले जाइए अपने साथ। बस इस बात ने आग में घी का काम किया और आभा माँ जी को लेकर जाने लगी तो हाथ में आभास भी चल दिया था। उसके जाने के 2-3 दिन तो काव्या तनी रही, पर अब उसे धीरे धीरे अपनी गलती का एहसास होने लगा था। उसने 2-1 बार फ़ोन भी किया, पर आभास ने ना उसके फ़ोन का जवाब दिया और ना ही उसे पलट कर फ़ोन किया। रात भर काव्या सोचती रही तो कुछ तो परिस्थितियों का और बहुत हद तक अपनी गलती नज़र आई। अगले दिन वह एक निश्चय के साथ उठी और सिलावासा निकल पड़ी और वहाँ जाकर सबसे पहले माँ जी से उसने माफ़ी मांगी और कहा, माँ जी आज के बाद फिर ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। और फिर उसके बाद फिर आभा और आभास से माफ़ी मांगकर उन्हें मनाकर घर ले आई। काव्या के सरल हृदय सीधे सच्चे ससुराल वाले ने लोगों ने बड़े प्यार से अपनाया था।
अब काव्या की बारी थी इस परिवार को अपनाने की। अब काव्या समझ चुकी थी कि कोई ज़रूरी नहीं कि अगर उसकी माँ को ससुराल अच्छा नहीं मिला तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उस अनुभव को अपने जीवन में उतार कर अपना जीवन भी वो खराब कर ले। माँ जी को घर लाकर काव्या को बहुत अच्छा लग रहा था। माँ जी ने उसे प्यार से दुलारते हुए कहा, बहुत अच्छा किया बेटा जो तू मुझे अपने घर ले आई। वहाँ बेटी दामाद के घर पर कब तक पड़ी रहती। एक संकोच, एक लिहाज तो होता ही है। माँ जी की बात सुनकर काव्या बहुत भावुक हो गई और भावुक होकर बोली, माँ जी ये घर आपका है, हम आपके घर में रहते हैं। अभी आपके घर में मैं रहती हूँ। सही कह रही है काव्या, हम सब आपके हैं। माँ बोलते हुए आभास ने कमरे में प्रवेश किया। हम दोनों आपके हैं, आप इस घर की मालकिन हैं। सुमित शहर में आभास और काव्या बोले तो माँ को दोनों के ऊपर बड़ा प्यार आया। आज काव्या आभा की भी शुक्रगुजार थी कि सही वक्त पर आभा की चुटती बात ने काव्या की ज़िंदगी को बिखरने से बचा लिया। हर सास गृहस्थी को हर सास बनने से पहले तो एक माँ होती है और हर बहू बनने से पहले एक बेटी होती है। बस सास बहू में भी अगर माँ बेटी जैसा रिश्ता बन जाए। व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब। आज की हमारी स्टोरी है बहू से लड़ाई। जब से छोटे बेटे का फ़ोन आया है तभी से शारदा जी का बेटे बहू के साथ बहस हो रही है। मुझे अभी भी लग रहा है कि वह झूठ बोल रहा है, बहाने कर रहा है, सब पैसा निकलवाने की चाल है। बहू रोहिणी ने कहा, पिछली बार की हरकतें देखकर लग तो मुझे भी यही रहा है कि इस बार भी वह बहाने ही कर रहा है। विवेक बेटा ने कहा, तू बड़ा भाई होकर भी ऐसी बातें करेगा, मुझे यकीन नहीं था। अरे क्या मैंने तुझे इसी दिन के लिए इतना पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि ज़रूरत पड़ने पर तुम अपने छोटे भाई की भी मदद ना करो। सही कहते हैं लोग, पैसा आ जाने पर अपने ही अपने को नहीं पहचानते। माँ आप सालों से बोल रही हैं ना, आप और पापा ने तो हम दोनों को पढ़ाया, अगर उसने पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया इसमें मेरी क्या गलती। वह आज ही नहीं सालों से हम सबको बेवकूफ़ बना रहा है, फिर भी आप समझने को तैयार नहीं। पहले भी पढ़ने के बहाने पैसे लेकर दोस्तों के साथ सिनेमा देखना, घूमने जाना, पार्टी करना, बस यही सब करता रहा। आज भी वही कर रहा है। माँ अब वह बहुत हद पार कर चुका है और फिर कब तक वह दूसरे पर निर्भर रहेगा। कभी ना कभी तो उसे अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। अरे तू कैसी बातें करता है, वो कोई दूसरा नहीं तेरा अपना छोटा भाई है। ठीक है, अगर तुम नहीं दे रहे तो मैं कहीं और से इंतज़ाम करती हूँ। आप इंतज़ाम मत करिए, मैं देता हूँ पैसे। पैसे देने की बात सुन रोहिणी गुस्से में वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली गई। रोहिणी की शादी को 10 साल होने को आ गए। पति मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पोस्ट पर है। उसका देवर भी उसी शहर में कुछ किलोमीटर की दूरी पर रहता है। जब से उसकी शादी हुई है कभी देवर को घर खर्च या माँ के इलाज में कोई मदद करते नहीं देखा। उल्टा हर महीने कुछ न कुछ पैसे बड़े भाई से मांग लेता, यह कहकर कि मेरी कमाई ज़्यादा नहीं है। शादी के कुछ महीनों बाद ही वह अलग रहने लगा, फिर भी जब तब किसी न किसी चीज़ के बहाने पैसे मांग ही लेता है। एक बार विवेक ने कह दिया, अपनी कमाई बढ़ाओ, मैं हमेशा तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, मेरा अपना भी परिवार है और माँ का इलाज भी। तब से वह उधार कहकर पैसे लेता है, लेकिन आज तक कभी उस उधार को वापस नहीं किया। गुस्सा विवेक को भी आता, लेकिन यह सोचकर रह जाता कि छोटा भाई है तो बड़े भाई होने के नाते मदद करनी चाहिए। पर वो इसका कुछ ज़्यादा ही फ़ायदा उठाने लगा। अभी कुछ महीने पहले पत्नी बीमार थी, इलाज कराना है कहकर 25,000 मांग लिया। भाई ने दे भी दिया। बाद में बातों बातों में देवरानी के मुंह से निकल गया कि इलाज में तो सिर्फ 1,000 खर्च हुए, बाकी पैसे शॉपिंग में खर्च कर दिया। आज फिर पैसे के लिए फ़ोन किया था, बेटे के स्कूल की फ़ीस देनी है। विवेक देने में आनाकानी करने लगे, बस इसीलिए माँ नाराज़ है।
वैसे भी जो बच्चे दूर रहे माँ को उसी पर ज़्यादा प्यार आता है। विवेक के कमरे में आते ही रोहिणी ने पूछा, पैसे दे दिए? हाँ दे दिए। मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन फीस भरनी है और फिर मैं माँ को नाराज़ नहीं देख सकता, और वो है तो अपना छोटा भाई ही। फिर उधार लिया है, बोला है कुछ महीने में वापस कर दूँगा। आज तक नहीं किया, लेकिन हो सकता है अब कर दे। रोहिणी बिना कुछ बोले कमरे से बाहर निकल गई। करीब 2 दिन बाद शारदा जी बाहर वॉक करने निकली तो उनकी सहेली उनको मिल गई। अरे शारदा, उस दिन पार्टी में तुम नहीं गई, आखिर क्यों? कौन सी पार्टी? तुम किस पार्टी की बात कर रही हो? अरे अभी जो दिन पहले तुम्हारे छोटे बेटे के घर पर था, तुम्हारी छोटी बहू के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। मेरा बेटा बहू उनके पड़ोसी है, तो वे दोनों भी गए थे पार्टी में। उसने ही बताया कि तुम लोग नहीं थे। सुनकर शारदा जी एकदम से चौंक गई, लेकिन अब कैसे बोले कि उन्हें पता भी नहीं कि किस पार्टी के बारे में ये बात कर रही हैं। तुरंत बहाना बनाया, अरे हाँ याद आया, तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं नहीं जा सकी, और मुझे छोड़कर मेरे बहू बेटे भी नहीं गए। शारदा जी को अब समझ आया कि उसने पैसे फीस भरने के लिए नहीं, बल्कि पार्टी करने के लिए ली हुई थी। बेटे की इस हरकत पर उन्हें बहुत ज़्यादा दुख हुआ, लेकिन किसे कहे? बड़े बेटे बहू को भी कहती तो वे शायद नाराज़ भी होते, इसीलिए चुप रही। पर उनका उदास चेहरा देखकर विवेक बार बार पूछने लगा, क्या हुआ माँ, क्यों उदास हो? तब उनसे रहा नहीं गया और सारी बातें बता दी। सुनकर विवेक को बहुत गुस्सा आया, वो तुरंत फ़ोन करने लगा। तब रोहिणी ने मना कर दिया। कुछ दिनों बाद देवर ने फिर फ़ोन किया। रोहिणी ने 1-2 बार रिसीव नहीं किया, पर लगातार फ़ोन करते जा रहा था, तो उसने जैसे ही हेलो बोला, देवर हंस कर बोलने लगा। रोहिणी ने कहा, तब देवर जी पार्टी ठीक ठाक रही ना, पैसे कम तो नहीं पड़े? अरे नहीं भाभी, पैसे तो मैंने फ़ीस भरने के लिए ही लिया था, लेकिन प्रिया जिद करने लगी कि मुझे पार्टी करनी है, तो छोटी सी पार्टी रखी थी, बस अपने ही घर में, इसीलिए आप सबको मैं नहीं बुला सका। सॉरी भाभी। नहीं बुलाए तो कोई बात नहीं, और ना ही सॉरी बोलने की ज़रूरत है। पार्टी करना और शौक़ पूरा करना बुरा नहीं है, लेकिन हाँ, किसी और के भरोसे नहीं, अपने पैसे और अपने भरोसे। हाँ, एक बात और, उधार वापस भी किया जाता है। सुनते ही देवर ने हाँ बोल माँ को फ़ोन देने को कहा। क्यों बेटा, और कितने झूठ बोलेगा? मैं हमेशा तुम्हारी मदद करने के लिए विवेक को डांटती रहती थी, हर वक्त उससे कुछ न कुछ कहती रहती थी, पर आज समझ में आया मैं कितनी बड़ी गलती कर दी। अरे किसी की अच्छाई का इतना फ़ायदा मत उठाओ, पैर उतना ही पसारो जितनी लंबी चादर हो। माँ, इस बार माफ़ करिए, आगे से गलती नहीं होगी, और हाँ, जितना जल्दी होगा मैं वापस कर दूँगा सारे पैसे। तो इस तरह से एक बेटे को अपनी गलती समझ आ गई। सो व्यूवर्स, आज की हमारी स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। हेलो व्यूवर्स, तो कैसे हैं आप सब? आज की हमारी स्टोरी है बहू की गलती। ड्राइंग रूम में एक पिता और उसका बेटा बैठे हुए थे। पिता पेपर पढ़ रहे थे और बेटा मोबाइल में व्यस्त था। अचानक ड्राइंग रूम में बैठे बाप बेटे दोनों को किचन से कोई कांच का बर्तन टूटने की आवाज़ आ गई। आवाज़ से बेटे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, किंतु बाप के कान खड़े हो गए। बाप ने तुरंत बैठे बैठे सवालों के तीर छोड़े। क्या टूटा, कैसे टूटा, किसने तोड़ा? पास में बैठे बेटे ने कहा, पिताजी क्यों अपना बीपी बढ़ा रहे हैं? मैं यहीं से बता सकता हूँ कि कांच के बर्तन किससे टूटा होगा। बाप ने कहा, बेटा बीपी तो बढ़ेगा ना, क्योंकि वो बर्तन फिर से ख़रीद कर तो मुझे ही देना पड़ेगा। चलो तुम बताओ, बर्तन किसने तोड़ा होगा? बेटे ने कहा, माँ से टूटा होगा। पिता ने पूछा, क्यों? मेरी बीवी क्यों, तुम्हारी बीवी क्यों नहीं? बेटे ने कहा, मेरी बीवी समझदार है। पिता का मन नहीं माना तो तुरंत किचन की ओर चल पड़े। वहाँ जाकर पूछा कि बर्तन किसने तोड़ा।
तो उनकी पत्नी सामने आई और कहा, मुझसे टूटा है, क्या करोगे? उन्होंने कहा, कुछ भी नहीं करूँगा, मैं नया खरीद कर दे दूँगा, मगर चीज़ें संभाल कर इस्तेमाल करना सीखो। वो वापस ड्राइंग रूम में आए और बेटे से पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि बर्तन तुम्हारी माँ ने तोड़ा? बेटे ने जवाब दिया कि अगर बहू से टूटता तो पीछे से डांट की आवाज़ ज़रूर सुनाई देती, मगर ये बर्तन माँ से टूटा, इसीलिए पीछे से कोई भी आवाज़ नहीं आई। किचन रूम का हाल आपको बताते हैं। ससुर के जाते ही बहू ने सास के पैर पकड़ लिए और उसने कहा, माँ जी आप बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, हर बार आप मेरी गलतियों को छुपा देती हैं। सो व्यूअर्स, आज की हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। हेलो व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब। आज की हमारी स्टोरी है बेटी। श्रेया अपने आप से ही कितना लड़ रही थी ये तो वही जानती है। अब तो जीवन भर संघर्ष ही करना है। पहले पढ़ाई में संघर्ष किया, क्या विषय लेने हैं, कौन सा स्कूल चुनना है, स्कूल में भी प्रतिशत में नंबर लाने हैं। पास होने वाले को बाहर वाले का क्या जाता है। घर वाले भी सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते, उनकी नज़रों को, उनके बदले व्यवहार को देखकर ही आदमी अपनी नज़रों में ही गिर जाता है। जैसे तैसे स्कूल का सफ़र तय किया। अब कॉलेज जाने की लड़ाई, कॉलेज में दाखिले के लिए मारामारी, लाइन में घंटों खड़े होना, कभी फॉर्म भरने जाना, कभी शुल्क जमा करने के लिए बैंक के चक्कर लगाना। इसमें कितना उलझ जाना पड़ता है। इस जीवन में लड़ाई के सिवा है ही क्या। किसी तरह पढ़ाई पूर्ण भी की तो नौकरी के लिए बसों के धक्के खाना। जब थक कर सो जाओ तो माता पिता की नसीहतें। हमने भी अपने जीवन में बहुत पापड़ बेले हैं। ज़िंदगी आसान नहीं, कहते तो सही है, बस सबकी समस्याएं अलग अलग होती हैं। किंतु लगता है अपने जीवन में कोई व्यक्ति ही ऐसा होगा जो समस्याओं से दो चार ना हुआ हो। इतनी लड़ाइयाँ लड़ने के पश्चात भी जीवन की लड़ाई समाप्त नहीं हुई। सोच रही थी मम्मी से कहूँ या नहीं। सोचा था ये मेरी लड़ाई है, मैं ही संभाल लूँगी, किंतु मेरे दफ्तर के बॉस को तो जैसे मुझसे चिढ़ हो गई है। मेरी हर चीज़ में कमियां निकालता है। उसने तो जैसे सोचा हुआ है कब दिन निकले और कब मैं अपने दफ्तर जाकर उस लड़की में कमियां गिनाता फिरूं। माता पिता खुश थे, बेटी पढ़कर अब अपनी नौकरी पर लग गई, किंतु माँ तो माँ होती है। श्रेया की माँ ने महसूस किया बेटी जैसे पहले खिलखिली सी और खुश रहती थी, अपने भाई से भी लड़ती झगड़ती रहती थी, अब जैसे बिल्कुल शांत हो गई है। बेटी के बदलाव को देखकर कुसुम जी ने उससे पूछा, बेटा किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं है, सब कुछ ठीक है ना? हाँ मम्मी, थोड़ी नई जगह है, वातावरण में ढलने में थोड़ा समय लगेगा, काम भी ज़्यादा है, कहकर वो चुप हो गई। बेटी इस तरह शांत रहे, गुमसुम सी रहे, ये बात कुसुम को पसंद नहीं आ रही थी। उसने बचपन से लेकर अपनी बेटी को देखा है, उसके व्यवहार को बखूबी अच्छी तरह से जानती और समझती है। उसकी अपने भाई से दिन में एक दो बार लड़ाई ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। वो उसे चिढ़ाता था और वो चिढ़कर उसके पीछे भागती थी। ये बच्चों की लड़ाई भी उन दोनों पति पत्नी को सुकून का एहसास देती थी। माना कि अब वो बच्चे भी नहीं रहे, किंतु इतने बड़े भी नहीं कि चेहरे पर गंभीरता का चोला ओढ़े रखे, आपस में बातचीत भी ना करे। ऐसा क्यों? बच्चों की ये चुहलबाजी ही तो उनके लिए टॉनिक का कार्य करती थी। आज रविवार की छुट्टी है श्रेया, आओ तुम्हारे सर में तेल डाल दूँ। कुसुम ने श्रेया को पुकारा। नहीं मम्मी, अभी मूड नहीं है, अंदर से आवाज़ आई। भला ये भी कोई बात हुई? तेल मैं डालूंगी, डलवाना तुझे है, वो भी नहीं हो रहा। तभी प्रमोद दौड़ता हुआ आया और बोला, मम्मी ये तो नौकरी वाली ऑफिस वाली हो गई है, पार्लर में जाएगी, अब इन्हें आपके हाथों की तेल की मालिश कहाँ भाएगी। आप मेरे सर में मालिश कर दो, ये तो बॉस की चमची हो गई है। प्रमोद की बातें सुनकर श्रेया को क्रोध आया और बाहर आई और बोली, तूने मुझे बॉस की चमची क्यों कहा?
आप हो बॉस की चमची। अब ना ही खेलती हो और ना ही किसी चीज़ में दिलचस्पी लेती हो। अब तो आप में लड़ने की ताकत भी नहीं रही। कहकर वो उठकर भागा। तभी कुसुम ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ लिया और अपने करीब खींच ली। उसके सिर पर हाथ फेरी और बोली, वो ठीक ही तो कह रहा है, तू कितना बदल गई है। मैंने तुझसे कितनी बार पूछा, लेकिन तूने मुझे कुछ भी बताना उचित नहीं समझा, किंतु तूने मुझे कभी कुछ नहीं बताया। कहते हुए उसका चेहरा उठाया और पूछा, मेरी बच्ची अपनी माँ को भी नहीं बताएगी? इतना कहते ही वो भावुक हो उठी। बोली, मम्मी, मेरा बॉस मेरे साथ पहले तो अश्लील हरकतें करने लगा, किंतु जब मैंने उसे डपट दिया कि मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, आपकी समझदारी इसी में है कि जिस कार्य के लिए हमें यहाँ पे आपने रखा है वही किया जाए। ये तो तूने बिल्कुल ठीक किया। अच्छा किया तूने उसे अच्छे से समझा दिया। मैं होती तो उसके इस व्यवहार के लिए 2 तमाचे जड़ देती। तमाचे तो मैं भी मार सकती थी, किंतु नौकरी का सवाल था। मेरे कहने पर उसने अश्लील हरकतें तो नहीं की, किंतु अब वो मुझसे चिढ़ गया है। मैं कैसा भी काम कर लूँ, मेरे हर काम में कमियां निकालता है और कभी कभी स्टाफ के सामने मेरी बेइज्जती भी करता रहता है। श्रेया की बात सुनकर कुसुम ने उससे कहा, तू तो मेरी बहादुर लड़की है। तेरे कार्य में यदि कोई कमी है तो उसे ठीक करना। जब इतनी लड़ाई लड़ी है तो आगे भी साहस से कार्य करना। यदि फिर भी वो तुझे तंग करता है तो उसे ठीक भी कर देना। तू समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? तू नौकरी करती है, कोई उसकी गुलाम नहीं है। कायदे की बात करे तो ठीक, नहीं तो उसे आईना दिखा देना। ज़िंदगी में ऐसी छोटी मोटी लड़ाइयों से घबराना नहीं चाहिए। उन लड़ाइयों को लड़ना, उनसे सीखना और उन्हें जीतना ही ज़िंदगी है। माँ के इस तरह मनोबल बढ़ाने से श्रेया में जो आत्मविश्वास डगमगाने लगा था, वह अब और ज़्यादा मजबूत हो गया। उसने मन ही मन निश्चय किया और अपनी लड़ाई भी लड़ेगी और जीतेगी भी। सो व्यूअर्स, आज की हमारी स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। हेलो व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब? आज की हमारी स्टोरी है बहू बनी बेटी। बाहर गली में हुड़दंग की आवाज़ सुनकर ही वो डरी सहमी सी अपने कमरे में जा दुबकी थी। घुलंडी के दिन मस्तानों की टोली ने अपनी ही धुन में मस्ती के गीत गाती, ढोल बजाती, होली है की आवाज़ से पूरी गली को गुंजमान कर रखा था। रंग बिरंगे किंतु बदरंग से चेहरे और चेहरों पर पुते रंगों के कारण आसानी से किसी को भी नहीं पहचाना जा सकता है, लेकिन फिर भी अपनी ही मस्ती में मस्त, कभी रंग बरसे भीगे चुनर वाली तो कभी होली के दिन फूल खिल जाते हैं गाते हुए। इधर डरी सहमी सी अपने कमरे में कैद ईला। अब उसे पहले जैसा डर तो नहीं लगता है, लेकिन फिर भी वो होली है की आवाज़ सुनते ही भीतर तक कांप गई थी। कुछ बरसों पहले तक तो वो इतनी घबरा जाती थी कि तत्काल ही उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ता था, जहां वो कई दिन के रिहेबिलिटेशन के बाद घर लौटती थी। ऐसा नहीं है कि बचपन से ही ईला ऐसी थी। बचपन में तो वो खुद भी बहुत शरारती थी और होली वाले दिन तो पूरी शैतान की नानी। कई दिनों से वो होली की तैयारी में लग जाती थी। मोहल्ले भर के लोगों के होली के उपनाम, किस भाभी को कैसे रंग लगाना है, किसको कब पानी में गिराना है और किस पर कब गुब्बारों की मार करनी है, बस इसी तरह की प्लानिंग करती रहती थी वो। और घुलंडी के दिन तो उसकी धमा चौकड़ी देखते ही बनती थी। उसकी दादी हमेशा चिल्लाती थी उस पर, हमेशा कहती थी, जाने कब अक्ल आएगी इस लड़की को। ऊँट की जितनी हो गई है, लेकिन अक्ल धेले भर की नहीं। कल को ससुराल जाकर नाक कटवाएगी हमारी। और ईला यह सब सुनकर मुंह बनाकर भाग जाती थी। ईला पूरे 20 बरस की हो गई थी। सब लड़कियों की तरह उसके ब्याह की भी बातें होने लगी थी।
अब वो सुनकर शर्माने लगी थी, लेकिन शरारतें उसकी कम नहीं हुई थी। अभी भी वो एक बच्ची जैसी थी। एक दिन केलकर जी अपने लड़के सुबोध के लिए ईला को देखने आए। गली में घुसते ही उन्होंने मकान का पता पूछा तो वो चुलबुलाती सी अपनी ही मस्ती में गाती केलकर जी को लेकर अपने घर आ गई थी। उसको नहीं मालूम था कि वो उसे ही देखने आए हैं। बातों ही बातों में उसे पता चला कि वो तो उसे ही देखने आए हैं, तो वो घबरा गई और सोचने लगी कि अब क्या होगा। फिर सोचा होना क्या है, जो होगा वो अच्छा ही होगा। अपनी मस्ती में मस्त रहो। जब उसे थोड़ा सा सजा संवार कर उसकी माँ केलकर जी के सामने लेकर आई तो केलकर जी की भी हंसी निकल गई। हंसते हुए उन्होंने कहा, अरे ये तो अभी मुझे घर लेकर आई थी, तो ये है हमारी होने वाली बहू, लेकिन मैं तो इसे इसके नाम से ही बुलाऊंगा भाई। अच्छा, नाम तो बताओ अपना। वो धीरे से बोली, ईला। ओह, बहुत ही प्यारा नाम है, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। और फिर उसकी शादी सुबोध से हो गई। बहुत खुश थी वो अपने नए घर में, हाँ ससुराल में। वैसा ही प्रेस, वैसा ही सबका स्नेह मिला। उसे कभी लगा ही नहीं कि वो किसी और के घर में आ गई है। सोचती थी कि ससुराल हो तो ऐसा। आज वो अपने कमरे में बंद बस अपने में खोई थी। गली में होलों की हुड़दंगियों की चल पहल शायद और बढ़ गई थी। हुड़दंग की आवाज़ें अब कहीं ज़्यादा साफ सुनाई दे रही थी। जैसे जैसे आवाज़ें नज़दीक आती गई उसकी धड़कनें बढ़ने लगी, उसकी बेचैनी बढ़ने लगी। वो धीरे धीरे अपने कमरे में टहलने लगी थी। टहलते टहलते वो एक बार फिर उसी की यादों के बियाबान जंगल में वो भटकने लगी थी। कितनी जिद की थी उसने सुबोध से कि वो पक्का रंग भी लाएगी। सुबोध उसे गुलाल के लिए ही कह रहा था, क्योंकि हमें पर्यावरण का भी, पानी का भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन वो बोली थी, जी मैं मानती हूँ इतने पानी की पूर्ति में सप्ताह में एक बार बिन नहाए रह लूँगी, लेकिन होली तो मैं पक्के रंग के साथ ही खेलूँगी। पत्नी की जिद और उसका मन रखने के लिए वे दोनों बाजार जाकर सुर्ख लाल रंग भी ले आए थे। बहुत खुश थी ईला। उसने सभी के लिए गोभी के पकौड़े तले थे और उनमें थोड़े से शंकर जी की बूटी वाले पकौड़े भी मिला दिए थे। सब कुछ गड़मगड़। उसे खुद को भी नहीं मालूम था कि अब कौन से पकौड़े अलग हैं। अपनी ही मस्ती में कुछ रोमांटिक होती हुई वो सुबोध के करीब और गरीब हो गई और देखते ही देखते पूरा मर्ग सुर्ख लाल पक्के रंग का उड़ेल दिया था उसके ऊपर और जोर से चिल्लाई थी, होली है जी होली है। बस इसी तरह पूरी मस्ती के साथ दोनों पति पत्नी बाहर गली में आ गए थे, जहाँ पहले से लोग ही उन लोगों का इंतज़ार कर रहे थे। क्योंकि पिछली होली ईला भाभी की वैसे तो 5वीं होली थी, लेकिन पिछली बार ईला ने धमा चौकड़ी मचाने में कोई कमी नहीं रखी थी। इसीलिए गली के तमाम लड़के लड़कियां ईला भाभी का ही इंतज़ार कर रहे थे। ईला भी सुबोध के साथ मिलकर पूरे मस्ती के मूड में आ गए थे। सबके चेहरे रंग पुते, चेहरे को देखकर पहचानना भी मुश्किल। तभी न जाने कैसी चीख निकली। आवाज़ से ही वो पहचान गई थी कि वो तो सुबोध था और 3 लोग उसे चाकू से गोद रहे थे। वो एकदम हक्की बक्की सी खड़ी, फिर जोर से चिल्लाकर सुबोध की तरफ भागी और उसे अपनी बाहों में लिया। उसे होश ही नहीं रहा कि वो क्या कर रही है और वो तीनों भाग गए थे जो चाकू से वार कर रहे थे। अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसका भरा पूरा संसार उजड़ चुका था। अस्पताल पहुंचकर वो जड़ हो गई थी। उसके बाद उसे मालूम नहीं कितने महीनों वो ऐसे ही रही। हर आहट पर वो सहम जाती थी। साइकेट्रिक सेंटर में उसका लंबा इलाज चला, तब जाकर वो थोड़ा सा बोलने लगी थी और जब बोलने लगी थी तब खूब रोई थी। वो एक बात याद कर कर के वो कहती नहीं,
वो पक्का लाल रंग मेरे जीवन में पक्का नासूर बन गया। मैं अगर जिद नहीं करती तो शायद। बस इतना बोलकर वो दहाड़ मारकर रोने लग जाती थी हर बात। बीच में पुलिस वालों ने आकर बताया कि सुबोध के हत्यारे पकड़ लिए गए थे, लेकिन वो सुबोध को मारने नहीं आए थे। वो तो किसी इमरान को मारने आए थे, पुरानी दुश्मनी का बदला लेने। होली के रंग में रंगे चेहरों के कारण गलती से इमरान की जगह सुबोध को मार गए थे। और इमरान, वो जाने कौन था जो जान बचाने के लिए शायद होली के हुजूम में मिल गया था। और न मेरा सुबोध तो गया, ना वो चाहे इमरान को मारने आए थे या फरहान को। मेरे सुबोध की तो कोई गलती नहीं थी ना। कहते कहते वो बेहोश हो गई थी। वही दौर फिर पड़ा था। फिर से अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा था। सारी बातें किसी फिल्म के रील की तरह उसके जहन में कौंध रही थी। एक एक सीन फिल्म की रील सा चल रहा था और ईला आंसुओं में डूबी हुई बस इन्हीं दर्द भरी यादों की गिरफ्त में। तभी उसको लगा कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है। वो डर गई, सिमट कर एक कोने में बैठ गई। दरवाज़ा तो बहुत देर से खटखटाया जा रहा था, लेकिन यादों में डूबी ईला को देर से सुनाई दिया, या यूं कहे कि वो तंद्रा से जाग गई थी। अपने कमरे को इकट्ठा करते हुए एकदम कोने में सिकुड़ती वो, तभी उसे केलकर जी की आवाज़ सुनाई दी। ला बेटा, दरवाज़ा खोलो, देखो मैं हूँ बाहर। ईला ने दरवाज़ा खोला तो अवाक सी रह गई। उसके ससुर, उसके पिताजी गुलाल लिए खड़े थे। वो डर गई थी। तभी केलकर जी बोले, देखो बेटा, मैं जानता हूँ तुमने अपना पति खोया है, लेकिन यह भी तो सोचो कि मैंने अपना बेटा भी खोया है। तो आगे बढ़ो बेटा। वो तो चला गया, लेकिन अब तुम इस तरह रहोगी तो उसकी आत्मा बहुत दुखी पाएगी। नहीं बेटा, जीवन ऐसे नहीं कटता है। आज मैं अपनी बहू, अपनी बेटी के साथ खेलूँगा होली, अपनी बेटी के साथ। केलकर जी ने ईला के माथे पर एक छोटा सा गुलाल का तिलक लगाया। वो तो आषाढ़ की बदली सी टूट पड़ी। केलकर जी के कंधे पर सर रख कर वो देर तक रोई, और इधर केलकर जी को अपनी बहू, अपनी बेटी वापस मिल गई थी। सो व्यूअर्स, हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।